हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे बेटा क्लास 11 में केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 15-16 लेक्चर लगेगा, लेकिन आराम से पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है बेटा, हेडिंग दो केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखना बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा। कहाँ होगा बेटा? क्लोज कंटेनर। इस चीज को याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा बेटा कहाँ होगा? क्लोज कंटेनर में होगा। ठीक है, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में एक पढ़ना पड़ता है रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है। तो बेटा हेडिंग दो पहले, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है जिस रिएक्शंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड हो और रेट ऑफ बैकवर्ड हो। रिएक्टेंट से बन सके प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से क्या बन जाए? रिएक्टेंट बन जाए, इसी बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो भी हो कहाँ होगा? रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा। जैसे मान लो बेटा, अगर मान लेते हैं ये N2 गैस से और ये H2 गैस से, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है। और बेटा जब ये यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी होता है, और ये अमोनिया गैस बन रहा है, बैलेंस करोगे तो यहाँ N2 को यहाँ एक N 2 लगा दो, तो 2N 2N H कितना? यहाँ 2 3 या 6, यहाँ 2 है 3 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बेटा और रेट ऑफ क्या है? बैकवर्ड भी है। मतलब N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बनता है और अमोनिया डिकम्पोज होकर N2H2 में कन्वर्ट होता है ना। तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बन भी सकता है और टूट भी सकता है। ठीक है, जैसे उसी तरह मान लेते हैं आपका, जैसे मान ले ये वाटर है, ध्यान देना, ये वाटर अभी लिक्विड के फॉर्म में है, कोई दिक्कत? अभी इसको बेटा ये रेट ऑफ फॉरवर्ड भी है, रेट ऑफ बैकवर्ड है। मान ले वाटर को अभी हम H2O को बना दिए सॉलिड के फॉर्म में, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है। फिर इसको तुम गर्म करोगे तो वाटर फिर से क्या लिक्विड बन जाएगा, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों हो जाएगा, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड दोनों है। तो उसी बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी। ठीक है, इसको लिखो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका PCl5 है, फास्ट आपका PCl5, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड है। ये ब्रेक डाउन करके क्या बनता है? PCl3, क्या बनता है? PCl3 प्लस Cl2 गैस, फिर दोनों आपस में कंबाइन करके PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बेटा, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड भी है और रेट ऑफ क्या? बैकवर्ड है, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रहेगा, उसी बोलते रिवर्सिबल रिएक्शन। और केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा, तभी आपस में वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, बैलेंस रिएक्शंस होगा। जैसे मान लो इस तरह H2 गैस और आपका Cl2 गैस कंबाइन करता है, तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, और ये कंबाइन क्या बनता है? 2HCl गैस। तो जिस रिएक्शंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड हो और रेट ऑफ बैकवर्ड हो, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और बेटा हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ होगा? क्लोज कंटेनर में होगा। कहाँ बेटा? क्लोज कंटेनर में होगा। ठीक है, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल का मतलब ये हमेशा बेटा ओपन कंटेनर में होगा, ओपन कंटेनर में होगा। इसको इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते हैं। इरिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे बेटा एसिड्स को जब हम बेस से कंबाइन किए, एसिड प्लस बेस आपस में कंबाइन करके ये सॉल्ट वाटर बना, फिर ये सॉल्ट वाटर एसिड बेस में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इरिवर्सिबल। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं है। मान लो एसिड क्या लिए? HCl,
बेस क्या ली बाबू, NaOH। तुमको मालूम है एसिड से क्या निकलता है, H+। तुमको मालूम बेस से क्या निकलता है रे बाबू, OH-। तो H+ OH- क्या बन जाएगा रे, वाटर। और फिर क्या रहेगा बताओ, ये NaCl। तो यहाँ सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर कैल्शियम कार्बोनेट इस सॉलिड के फॉर्म, इसको डिकम्पोज करेंगे, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। और बेटा ये CO2 गैस बन जाएगा। फिर ये फॉरवर्ड है, रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं है। डिकम्पोज करके ये बनेगा, फिर ये कंबाइन करके ये नहीं बन सकता है, बैकवर्ड नहीं हो सकता है। इसी तरह मान लेते बेटा कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, जब ऑक्सीजन गर्म किए, हीट किए या कंबसन के कार्बन को, तो क्या बना, CO2 गैस बना। तो यहाँ सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं है, उसी बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई दिक्कत, लिख लो। चलो, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल समझ में आ गया कि रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, और इरिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना हो। चलो, अब तुम लोग बेटा बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम्स क्या, ध्यान देना, समझो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, पहले समझो पहले केमिकल बेटा इक्विलिब्रियम क्या है। आराम समझो, ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा लगेगा टफ, लेकिन उतना टफ नहीं, आराम से समझाते, सब समझ में आएगा। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम समझो पहले। जैसे मान लो बेटा ये N2 गैस है, ध्यान देना, और ये H2 गैस है, ये दोनों कंबाइन कर रहा है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों है। और मान लो ये 2 मोल अमोनिया गैस बन रहा है, तो धीरे धीरे घटेगा तब ना ये बनना चालू होगा। मान लो बेटा इसका अभी मान लो दोनों मिला के 10 मोल है, हमने मान लिया 10 मोल एज्यूम किया, अभी 0 मोल है। कब, जब ये क्या बेटा टाइम 0 है, जब दोनों कंबाइन करेगा तो इसका मोल घटते 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 कितना आएगा, 5 मोल आएगा, ठीक है। और ये बढ़ते बढ़ते पहले 1 मोल बनेगा, फिर 2 मोल बनेगा, फिर 3 मोल, फिर 4 मोल, 5 मोल, तो ये घटते घटते 5 मोल आएगा बेटा। और ये बढ़ते बढ़ते कितना आएगा, 5 मोल आ जाएगा। जब रिएक्शन होगा मतलब टाइम टी कुछ समय के बाद, जब दोनों का कंसंट्रेशन समान आ जाएगा, मतलब दोनों क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अब रिएक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब ना रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा ना रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ना फॉरवर्ड क्यों जा रहा है ना बैकवर्ड की जा रहा है, तो उसी बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, लिख लो। और बताते एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, समझो पहले और समझाते हैं कि मान लो बेटा क्लोज कंटेनर है, ध्यान देना, मान ले क्लोज कंटेनर है। अब क्लोज कंटेनर पूरा, क्योंकि तुमको मालूम है कि इक्विलिब्रियम कहाँ क्लोज कंटेनर में होगा। इसके अंदर बेटा पानी है, ध्यान देना बेटा, ये वाटर है, ध्यान देना, समझना पहले ये। अब तुम इसको हीट कर रहे हो, गर्म करोगे, तो पहले क्या होता है, पानी वेपर बनेगा, ध्यान देना, पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं। अब कुछ समय के बाद ऐसा आएगा, ध्यान देना, 3 कंडीशन बनेगा इसका। मान लो क्लोज कंटेनर है, ये आपका वाटर है, तुम इसको हीट कर रहे हो, तो पानी हीट कर रहे हो, हीट दे रहे हो बाहर से, तो जब पानी वेपर तो बन रहा है, ये वेपर में तो कन्वर्ट हो रहा है, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग VP, वेपर तो बन रहा है, लेकिन जितना वेपर बन रहा है उतना वेपर बेटा पानी नहीं बन रहा है। या फिर वेपर्स क्या बनेगा, बता वेपर्स क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा। जितना वेपर बन रहा है उतना पानी नहीं बन रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा बाबू, एक समय ऐसा तुमको देखने को मिलेगा कि मान ले क्लोज कंटेनर है और यहाँ पानी है, और इसको बेटा ये पानी है, ये वाटर है, H2O है, और तुम इसको हीट देते कंटिन्यूस देते हो, हीट बंद नहीं किया, हीट कंटिन्यूस अप्लाई कर रहे हो, तो जितना पानी बेटा भाप बनेगा, जितना पानी वेपर बनेगा, एक समय आएगा कि उतना वेपर फिर से क्या बताओ, पानी आज बन जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। कोई दिक्कत, इसी बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिख लो। चलो,
तो केमिकली के तुम लोग समझ में आ गया बेटा। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, कंसंट्रेशंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो याद रखना बेटा, जैसे अभी हम बताएं कि N2 गैस और 3 मोल H2 आपस में कंबाइन करके मान रेट ऑफ फॉरवर्ड भी और रेट ऑफ बैकवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा। और बेटा ये 2 मोल अमोनिया बना, ध्यान देना। तो अभी ये टाइम 0 है और हमने मान लिया दोनों का भी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया, 10 मोल लिया जब टाइम 0 है। तो जब बनना शुरू होगा तो ये घटते 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 बेटा कितना आएगा, मान ले 5 मोल आया। ये बढ़ते 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 कितना है बताओ, 5 मोल आया कुछ समय के बाद, मतलब टाइम टी में। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, उसका मतलब क्या समझा कि ये घटते घटते बराबर हो रहा है, ये बढ़ते बढ़ते बराबर हो रहा है। तो उस जब दोनों जब बराबर हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये घट के बराबर हो रहा है, ये बढ़ के बराबर हो रहा है और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया। जब कंसंट्रेशन बराबर होगा तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड की ओर जाएगा ना बैकवर्ड की ओर जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा। उसी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ ड्रॉ कर रहे, ध्यान देना कैसे ड्रॉ करते, ध्यान देना। मान लें बेटा, ध्यान देना, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये बेटा वाई एक्सेस है, ये कंसंट्रेशन है बेटा, ये टाइम है। मान लेते हैं अमोनिया ये N2 घटेगा पहले रिएक्टेंट, मान ले घटते घटते आपका कंसंट्रेशन बराबर हो रहा है, मान ले N2 है। H2 भी घटते 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 बेटा बराबर हो रहा कंसंट्रेशन, ये H2 है। और अमोनिया बेटा बढ़ते 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 बराबर होगा इस तरह से। ये बेटा क्या है, अमोनिया है, NH3 है, ये आपका प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या बेटा, रिएक्टेंट है, R है। तो इस पॉइंट पर मान लेते, इस पॉइंट पर दोनों का कंसंट्रेशन लगभग क्या बताओ, समान हो गया इस तरह से। तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों का कंसंट्रेशन लगभग क्या हो गया, समान हो गया। उसके बाद दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिख लो। और तुमको मालूम है रेट का फॉर्मूला, रेट का मतलब स्पीड रे बाबू, और रेट का फॉर्मूला होता है, याद रखना, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। जब इक्विलिब्रियम हो जाए दोनों का रेट समान हो जाएगा, है, दोनों की स्पीड समान हो जाएगा। जितना स्पीड से जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जितना स्पीड से रिएक्टेंट से बेटा बनेगा प्रोडक्ट, उतना स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, दोनों की स्पीड समान हो जाएगा। तो अब रेट वर्सेस टाइम के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसको लिख लिया। चलो अब हम एक ये भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में। देखो रेट वर्सेस टाइम के बीच में भी तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, रेट वर्सेस टाइम। याद रखना बेटा, रिएक्टेंट का रेट घटेगा, प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। मतलब रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट जो रिएक्टेंट हो रहा है वो डिसअपियरेंस हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयरेंस। रिएक्टेंट घट रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। डैट मीन्स बेटा ये रिएक्टेंट से रिएक्टेंट है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये धीरे धीरे घटेगा, ये बढ़ेगा, मतलब इसका रेट घटेगा, इसका रेट बढ़ेगा। और एक समय जब दोनों का रेट मिल जाएगा, मतलब दोनों क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे डिसअपियरेंस होगा, ये खत्म होगा धीरे धीरे, ये डिसअपियरेंस होगा धीरे धीरे, और प्रोडक्ट बनना चालू होगा, ये बढ़ते जाएगा, ये अपीयरेंस होगा, अपीयरेंस होगा। इसका रेट घटेगा, इसका स्पीड ये घटेगा और ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, ध्यान देना, रेट का मतलब क्या, स्पीड, किस स्पीड से घट रहा है, किस स्पीड से ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो मान ले ये आपका रेट है और बेटा ये टाइम है। तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट का रेट घटेगा, मान ली रिएक्टेंट घट रहा है इस तरह से, और बेटा प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, बढ़ेगा इस तरह से। और जब दोनों, ये आपका रिएक्टेंट का रेट है और ये प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है,
जिस पॉइंट पर दोनों मिलेगा उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे दोनों का, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद दोनों का रेट समान हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट का, है ना। तो उस इक्विलिब्रियम को बेटा बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब दोनों इक्विलिब्रियम हो गया उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। चलो थोड़ा सा और बताते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। एक चीज़ और बताते हैं बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लास्ट है टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ बताएंगे, है ना। तो हेडिंग दो, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या कहता है, ये कहता है, ध्यान देना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। मान लेते बेटा एक रिएक्शन लिख रहे हैं, एम ए प्लस क्या एन बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है बेटा, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, और ये बन गया मान लेते हैं ए सी प्लस क्या बन गया बी डी। बेटा ए का कंसंट्रेशन एम है, बी का कंसंट्रेशन एन है, सी का कंसंट्रेशन ए है, डी का कंसंट्रेशन एम है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन का होता है। मतलब सुनो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगा। मतलब बेटा इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब ए के पावर एम होगा और बेटा बी के पावर एन होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए के पावर एम बी के पावर एन। सिमिलरली बेटा अब इसको डायरेक्टली खुलाते हैं तो आर एफ इक्वल क्या लगाए, के एफ लगाएंगे, के एफ मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट, तो क्या हो जाए बताओ, ए के पावर एम, इसका मतलब इसका ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, है ना, ए के पावर एम और क्या बेटा बी के पावर एन हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या होगा बता, तो ये सी के पावर बेटा ए हो जाएगा और क्या होगा रे, डी के पावर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब डायरेक्टली घटाएंगे तो आर बी इक्वल टू क्या लगाए, के बी मतलब कांस्टेंट टर्म, क्या हो जाएगा सी के पावर ए और बेटा डी के पावर कितना हो जाएगा रे, बी हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान सकते हैं। मतलब इसने कहा लॉ ऑफ मास एक्शन कि द रेट ऑफ रिएक्शंस, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the molar power concentration of the reaction। रिएक्शन का मतलब कौन हो गया, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ क्या फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वही लिखा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब यहाँ पर बेटा, रिएक्शन का मतलब हो सकता है क्या क्या बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और क्या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, लिख लो। चलो अब सुनो, इसको मिटाते हैं ऊपर में। अब जब दोनों बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, हमने मान लिया कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तब क्या होगा देखो तो, आर एफ का वैल्यू कितना देखो तो बेटा, के एफ ए के पावर क्या बताओ एम और बेटा बी के पावर कितना है बताओ एन, इक्वल टू बताओ
बैकवर्ड कितना देखो तो के बी सी के पावर ए और बेटा डी के पावर कितना है बी है। कोई दिक्कत? अब सबको मिटाते हैं। चलो अब देखो क्या लिख सकते बता तो बेटा, के एफ बाय क्या के बी है ना, तो बता क्या हो गया देखो, सी के पावर ए डी के पावर बी, बता नीचे कौन है बताओ, ए के पावर एम और बी के पावर कितना रे एन हो गया। और के एफ के बी का रेशियो बेटा बोलते हम लोग के सी, तो इक्वल कितना बता तो सी के पावर ए डी के पावर बी और बेटा क्या हो जाएगा ए के पावर एम और बी के पावर एन। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। और बेटा के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये होता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। किसके टर्म्स पर? कंसंट्रेशन टर्म्स पर, इन टर्म्स ऑफ क्या रे बाबू कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब सिंपली तुमको एक इक्वेशन दे देगा, मान ले 2a प्लस 3b रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, ये मान ले बन गया 4c प्लस बन गया 2d बन गया। इसका केसी लिखिए, तो बेटा केसी कैसे लिखेंगे, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय क्या आ रहा है मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आ रहा है। मतलब केसी कैसे लिखेंगे बता तो, ए सी के पावर क्या हो जाएगा 4, डी के पावर कितना हो जाएगा 2, कितना जवाब बताओ ए के पावर 2 और क्या हो जाएगा बी के पावर 3। यही हो रहा है ना, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय क्या हो रहा है मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। देखो एक क्वेश्चन लिखे थे पहले कि एम ए प्लस क्या एन बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या ए सी प्लस क्या लिखे थे बी डी। मतलब देखो के सी क्या आ रहा है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय क्या आ रहा है मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, वही आ रहा है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आ रहा है। मतलब ये तो लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं सी के पावर ए, फिर क्या लिख रहे बाबू डी के पावर बी, फिर क्या लिख रहे बाबू बताओ ए के पावर एम और क्या लिख रहे बाबू बी के पावर एन लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? तो लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक इक्वेशन प्रूव करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वो के सी इक्वल टू या के पी इक्वल टू के सी, के पी इक्वल टू बेटा के सी आर टी डेल्टा एक्स, ये प्रूव करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।